कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक आज करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। करगिल विजय को 25 साल पूरे हो चुके हैं और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल युद्ध स्मारक जाकर शहीदों को नमन किया। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में करगिल शहीद स्मृति वाटिका जाकर देश के वीरों को नमन किया है। पूरा देश आज करगिल के शहीदों को नमन कर रहा है। करगिल में भारत की जीत की रजत जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी करगिल युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने शहीद मार्ग यानी कि वॉल ऑफ फेम का दौरा किया और करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात भी की। पीएम मोदी ने करगिल से पाकिस्तान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा, पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। कारगिल में हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, हमने सत्य, संयम और सामर्थ्य का अद्भुत परिचय दिया था। आप जानते हैं, भारत उस समय शांति के लिए प्रयास कर रहा था। बदले में पाकिस्तान ने फिर एक बार अपना अविश्वासी चेहरा दिखाया, लेकिन सत्य के सामने असत्य और आतंकी हार हुई। दूसरी ओर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी करगिल के शहीदों को याद किया। राजनाथ सिंह दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे। विजय दिवस के मौके पर सीएम योगी ने भी देश के वीर सपूतों को नमन किया। लखनऊ में करगिल शहीद स्मृति वाटिका पर शहीदों की प्रतिमाओं को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद में उन्होंने शहीदों के परिवार वालों से मुलाकात की और उनका सम्मान किया। 2017 में सरकार प्रदेश में बनने के बाद राज्य सरकार के नियमों में संशोधन करते हुए हम लोगों ने कुछ व्यवस्थाएं लागू की और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि भारत हम इसलिए सुरक्षित हैं, हम इसलिए अपनी प्रगति के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि दिन और रात, सुबह और शाम घर से दूर सम और विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए, मौसम के प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करते हुए हमारा बहादुर जवान भारत की सीमाओं की रक्षा करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ खड़ा है। हम आज अगर भारत को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाने की ओर अग्रसर कर रहे हैं और विकसित भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों को आगे बढ़ा रहे हैं, इसमें निश्चितता छुपी हुई है कि हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। लखनऊ में करगिल शहीद स्मृति वाटिका बेहद खास है। इसका निर्माण यहाँ वीर सपूतों की याद में कराया गया। यहाँ शूरवीरों की शौर्य गाथाएं अंकित है। दूर दूर से लोग सेना के जवानों की वीरता के किस्से पढ़ने और उन्हें श्रद्धांजलि देने यहाँ आते हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी करगिल के शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को याद किया। विजय का दिवस है, हमारे आजाद भारत का ऐतिहासिक दिन है, जिस दिन हमारी सेना ने, हमारे सैनिकों ने, हमारे शहीदों ने अपने शौर्य पराक्रम और अपनी जांबाजी से संपूर्ण भारत को गौरवान्वित किया और विजय प्राप्त की। मैं उन सभी को नमन करता हूं, सभी शहीद हुए सैनिकों का स्मरण करता हूं, नमन करता हूं। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक
पूरा देश आज करगिल से शहीदों को याद कर रहा है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पर लड़े गए इस युद्ध में हमारे जवानों ने जो बलिदान दिया वो शौर्य और साहस की ऐसी मिसाल है जो देशवासियों के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और करगिल में देश के लिए जिन वीरों ने जान दी उनमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई जाबाज शामिल थे। आज हम आपको बताएंगे ऐसे ही शहीदों की कहानियां जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देश पर मर मिटने वालों में एक नाम सुनील जंग का भी है। 2 बहनों के इकलौते भाई और घर के चिराग सुनील कारगिल में शहीद होने वाले सबसे कम उम्र के शहीद हैं। कारगिल युद्ध में सुनील जंग ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों के हौसले पस्त कर दिए थे। उन्होंने दुश्मन पर एक एक कर 25 बम फोड़ दिए थे। राइफलमैन सुनील जंग की 11 गोरखा रेजिमेंट को मई 1999 में कारगिल सेक्टर पहुंचने का आदेश मिला था। कारगिल की जंग में 3 दिनों तक राइफलमैन सुनील जंग दुश्मनों का डटकर मुकाबला करते रहे। 25 मई को एक भीषण गोलीबारी में कुछ गोलियां उनके सीने में जा लगी। इस पर भी सुनील के हाथ से बंदूक नहीं छूटी और वह लगातार दुश्मनों पर प्रहार करते रहे और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने प्राण न्यौछावर कर दिया। आठ साल की उम्र में खुद को देश का सिपाही मानने वाले सुनील ने आगे चलकर 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ज्वाइन की थी। 8 साल की उम्र में खुद को देश का सिपाही मान लेने वाले सुनील ने आगे चलकर 11 गोरखा राइफल्स रेजिमेंट ज्वाइन की थी। कारगिल जाने से पहले वो घर आए थे, तभी उन्हें कारगिल जाने के आदेश मिले। वे 10 मई 1999 को गोरखा राइफल्स की एक टुकड़ी के साथ कारगिल सेक्टर पहुंचे और देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। देश के बहादुर बेटे पर पूरे देश को नाज है। कारगिल युद्ध में उत्तराखंड के नायकों का नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। उत्तराखंड के 75 जवान कारगिल में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे, जिसमें देहरादून के 28 जवान शामिल थे। इनमें से एक थे राइफलमैन विजय भंडारी। विजय भंडारी 1994 में सेना में भर्ती हुए थे और गढ़वाल राइफल की 17वीं बटालियन में शामिल थे। कारगिल युद्ध से 6 महीने पहले राष्ट्रीय राइफल से ही अपनी बटालियन में लौटे थे और युद्ध से पहले विजय अपने घर आए थे, क्योंकि 25 मई को विजय की शादी हुई थी और शादी के 10 दिनों बाद उन्हें कारगिल जाना पड़ा। विजय पहले ही कारगिल की चोटियों पर रह चुके थे। विजय आखिरी सांस तक दुश्मनों से लोहा लेते रहे और 30 जून को अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिया। उसने मेरे लिए इतना ये रखा, सम्मान इतना दिया कि जो आप लोग यहाँ तक आ रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। हजारों बेटे मेरे उससे खड़े हो रहे सामने, मेरे को इतना ही हुआ है बस। कारगिल की जंग के दौरान गाजीपुर के वीर सैनिकों ने अपने अभूतपूर्व शौर्य का प्रदर्शन किया। कारगिल जंग के दौरान देश की रक्षा के लिए गाजीपुर के 6 सैनिकों ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया, जिसमें एक शेषनाथ यादव भी शामिल थे। बचपन से ही शेषनाथ यादव के दिल में देश का जज्बा कूट कूट कर भरा था। 1984 में शेषनाथ यादव भारतीय सेना में भर्ती हुए। कारगिल जंग के दौरान शेषनाथ यादव सेना में नायक के पद पर तैनात थे। कारगिल की जंग में दुश्मन ऊंचाइयों से गोलियां बरसाते रहे। अपनी आखिरी सांस तक शेषनाथ यादव ने दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया और देश की रक्षा करते हुए उन्होंने 15 जून 1999 को वीर गति पाई। शेषनाथ यादव की याद में गांव में उनकी प्रतिमा लगाई गई, जहां लोग उन्हें नमन करने जमा होते हैं। अभी भटिंडा पोस्टिंग हुई थी, उसमें 1 साल रही थी। छुट्टी हुई थी, उसमें मई जून में मैं घर आई थी। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हुआ कि अचानक, उसमें तो फ़ोन की भी व्यवस्था नहीं थी, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेटर वगैरह आता जाता था। अभी छुट्टी काट कर गए थे। हम लोग को तो जाना ही था जुलाई में, हमारा फैमिली क्वार्टर था वहाँ पे। अब बच्चे को भी एडमिशन करा कर वहीं पढ़ाना था। प्लानिंग तो आगे का यही था कि हम साथ रहेंगे, पर कौन जानता है कि साथ छूट ही जाएगा। कारगिल युद्ध में शहीद होने वालों में आगरा के हसन मोहम्मद भी शामिल है।
1999 में हसन का निकाह हुआ था, लेकिन शादी होने के बाद उन्हें कारगिल के लिए रवाना होना पड़ा। हसन ने कारगिल की चोटियों पर दुश्मनों का जमकर मुकाबला किया और लड़ते लड़ते देश के लिए अपनी जान दे दी। शादी के सिर्फ चंद दिनों बाद हसन हमेशा के लिए परिवार को छोड़कर चले गए। हसन की पत्नी नूर मोहम्मद उनके साथ सिर्फ 5 दिनों तक रह पाई और आज 25 साल बाद भी वो उन्हें याद करके रो पड़ती है। 5 दिन हुए थे मेरी शादी को जी। 5 दिन बाद ड्यूटी चले गए जी। 3 जुलाई को फिर खबर मिली कि शहीद हो गए। मगर जब मेरा परिवार पूरा टूट गया था, मैंने उस परिवार को संभाला उनके बेटे की तरह। 25 साल हो गए मुझे संभालते संभालते और आगे भी संभालूंगी उस परिवार को। विजय दिवस पर हम न सिर्फ उन शहीदों को सलाम करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी, बल्कि उनके परिवार वालों को भी नमन करते हैं जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। करगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो गए। करगिल के कई हीरो में से एक है याशिका हटवाल त्यागी, जिन्होंने युद्ध के दौरान गर्भवती होने के बावजूद भी मां का फर्ज भूलकर देश का फर्ज निभाया। क्या है याशिका हटवाल त्यागी की कहानी, देखिए स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तराखंड के टिहरी जिले से निकली याशिका की पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय बरेली से हुई। पिता आर्मी का हिस्सा थे और देशभक्ति और देश प्रेम घर में ही देखने को मिलता था, जिसके चलते 1994 में याशिका ने आर्मी को ज्वाइन किया। उनकी पोस्टिंग साल 1997 में लद्दाख में हुई। दरअसल करगिल की लड़ाई में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक विंग की महिला ऑफिसर कैप्टन याशिका हटवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉजिस्टिक विंग का काम किसी भी सोल्जर को खाने पीने से लेकर हर सामान मुहैया कराना होता है, जिसमें उनके हथियार से लेकर युद्ध में काम आने वाले उपकरण शामिल होते हैं। उस समय जब बम गोले चल रहे हों, उस दौरान लॉजिस्टिक बनाए रखना एक बड़ा चैलेंज रहता है। लॉजिस्टिक्स का रोल है फौज को हर तरीके से इक्विप करना। ठीक है, फौज के लॉजिस्टिक्स को हम साजो सामान का लॉजिस्टिक्स और राशन पानी के लॉजिस्टिक्स 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। ऑर्डिनेंस ऑफिसर हूं मैं, और ऑर्डिनेंस का काम होता है कि फौज को उसके यूनिफॉर्म, उसके एम्यूनिशन, उसके माने आप किसी भी तरीके का फौजी साजो सामान, जब आप एक फौजी को इमेजिन करते हैं तो उसके हेलमेट से लेके पैर के बूट तक, उसके बंदूक से लेके उसके रेडियो सेट तक, हर चीज उसको मुहैया कराना लॉजिस्टिक्स का काम। करगिल की लड़ाई 15 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर लड़ी जा रही थी, जहां तापमान माइनस में जा रहा था। ऐसे में दुश्मन के साथ मौसम से भी लड़ना पड़ता है। न्यूज़ 18 को उन्होंने बताया कि उस समय वो प्रेग्नेंट थी। हाई एल्टीट्यूड पर सांस लेने में दिक्कत होती है। उनके साथ एक 3 साल का बेटा और 3 महीने का गर्भ था, लेकिन उन्हें इस बात का कोई एहसास ही नहीं रहा और वे अपने मोर्चे पर डटी रहीं। उस समय ये कहने में ये बहुत फिल्मी बातें लगती हैं कि मुझे ध्यान ही नहीं आया, लेकिन वाकई में उस समय मुझे ये ध्यान ही नहीं आया कि मैं प्रेग्नेंट हूं या मुझे पीछे हटना चाहिए या मुझे आराम करना चाहिए। नो, उस समय देश हमारी ओर देख रहा था। उस समय जिस जगह मैं खड़ी थी वो ही मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। याशिका हटवाल की नम आंखें आज भी उस लड़ाई की गाथा को बताती हैं, जो उन्होंने 25 साल पहले की लड़ाई में जीता था। आज भी याशिका बताती हैं कि उनका मनोबल उनके जवान और उनकी हिम्मत उनके अधिकारी पति देते रहे, जिससे वो जंग जीत सकी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।